नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार पर नजर डालने उससे पहले देख लेते हैं आज इस शो में अगले 1.5 घंटे में हम आपके लिए क्या क्या पेश करेंगे। सबसे पहले सौदा आपका में कमोडिटी बाजार के खुलते ही समझेंगे ओपनिंग कैसी हुई और आज की रणनीति कैसे बनाए। जयप्रकाश गुप्ता और रूपा मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आज की स्ट्रैटेजी और टॉप पिक्स लेंगे। इसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया आपसे कुछ देर बाद 10:10 पर लेकर आएंगे। एक्सपायरी के दिन रणनीति क्या हो, निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी हो, समीत चौहान एंजल ब्रोकिंग के वो जोड़ेंगे। साथ साथ समीत की टॉप पिक्स जानेंगे। स्मॉल कैप यूनिवर्स यानी कि छोटे शेयर ऊंची छलांग पूजा से जानेंगे आज वहां पे कहां पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 10:30 बजे अमित हरचेकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वायदा बाजार में आज क्या रणनीति हो, वहां पे किस तरह के एक्सपायरी के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, अगली सीरीज कैसी होगी, इन सब पे बातचीत होगी। इसके अलावा नतीजों का सीजन जोरों पर है। अब से कुछ ही देर बाद 11:15 बजे के आसपास एलिकॉन इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। आपके शेयरों पर किरण जाधव से फटाफट सलाह लेंगे। जितनी क्वेरीज आई हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश होगी। और आज का स्टॉक ऑफ द डे तो अब तक है HCL टेक्नोलॉजीज, एक दिग्गज कंपनी जिसके रिजल्ट बाजार खुलने से पहले आए डिसअपॉइंटिंग कमजोर नंबर्स थे। इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अनिल चनाना साहब जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे नतीजे। और शायद अब से कुछ ही देर बाद हम कोशिश करेंगे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO पार्थ सारथी मुखर्जी साहब से भी बातचीत करने की। तो एक पावर पैक्ड शो होगा अगले 1.5 घंटे में आपके लिए। और चलिए कमोडिटी मार्केट पे फोकस करते हैं। ध्यान रखिए कच्चे तेल में कल हमने उछाल आता हुआ देखा, पर कच्चे तेल की कल इंटरनेशनल मार्केट की शुरुआत कमजोर हुई थी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि EIA का डेटा अमेरिका में आया और उसमें आया कि भंडार वहां पे 20 लाख बैरल्स बढ़ गए और इनफैक्ट अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे वहां पे भंडार पहुंचे। 54 करोड़ बैरल्स पे वो भंडार पहुंचा था। इसलिए कच्चे तेल में दबाव आया, उस दबाव के बाद उभरने की कोशिश हुई। फाइनली वो FOMC मीट का आउटकम आ गया और उसके बाद कच्चे तेल में और उछाल देखने को मिला। दिन के एंड होते होते कच्चा तेल 3% के आसपास के उछाल के साथ सेटल हुआ। आज शुरुआती एशियन कामकाज में कुछ कमजोरी कुछ नरमी के साथ कामकाज होता हुआ। सोना आपकी स्क्रीन पर आएगा। ध्यान रखें सोने के लिए मिला जुला सेशन था कल। मैं डिटेल में आगे बातचीत करूंगा, लेकिन अब कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होने वाली तो सीधे रुक वहां पर होना चाहिए हमारा। रुपया आज 4 पैसे के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। एकदम सपाट कामकाज रुपए में आज होता हुआ, लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर आपके कच्चा तेल आना चाहिए। शुरुआती एशियाई कामकाज में 1/3% का दबाव है। ब्रेंट आधे % की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन इंडियन मार्केट्स में 1% की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई 30 रुपए ऊपर 3015 के लेवल्स पर यहां पे कामकाज होता हुआ। नेचुरल गैस में प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, ये कल के क्लोजिंग लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। सोना अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 1/4% का दबाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आधे % की कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा है। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि क्यों सोने में इस तरह का मिला जुला कामकाज हो रहा है, FOMC मीट का आउटकम क्या है। मैं डिटेल में बातचीत करूंगा, पहले एक काम करते हैं क्योंकि सारी ओपनिंग समझ लेते हैं। चांदी एकदम सपाट 32 रुपए नीचे 40,533 के लेवल्स पर कामकाज करती हुई। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर। कॉपर 5 पैसे के दबाव के साथ शुरुआत करता हुआ। निकेल में आधे % का दबाव है, 2 रुपए 80 पैसे नीचे इस कमोडिटी की शुरुआत होती हुई। लेड 115 रुपए, ये कल का क्लोजिंग लेवल है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन अभी पिकअप नहीं हुआ है। जिंक में 1/3% के आसपास 1/4% के आसपास का दबाव। एल्यूमिनियम में आधे % की कमजोरी 50 पैसे नीचे कमोडिटी शुरुआत करती हुई। अब एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर। मस्टर्ड सीड 15 रुपए नीचे 1/3% का दबाव 44.29 के लेवल पर शुरुआत होती हुई। सोयाबीन में फ्लैट महज 2 रुपए का उछाल करके क्लोजिंग पर आता हुआ। क्रूड पाम ऑयल 1 रुपए 20 पैसे का दबाव, तो 1/4% की नरमी 562 के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ। क्रूड पाम ऑयल आपकी स्क्रीन पर आया था। चने में हम देख रहे हैं 1/3% का उछाल 19 रुपए ऊपर 55.25 के लेवल्स। बाले 1/4% का दबाव 3.5 रुपए नीचे 1552 के लेवल्स पर शुरुआती कामकाज। हल्दी में 10 रुपए का दबाव है 83-86 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड्स आते हुए। जीरा में 30 रुपए की कमजोरी 17,340 के लेवल्स। चीनी 6 रुपए की कमजोरी के साथ आज शुरुआत करती हुई 3282 पर इस समय कामकाज। वीट में 1 रुपए का मामूली लेकिन उछाल के साथ कामकाज 1631 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार रुपया आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल आपको याद होगा 66.44 के लेवल्स पे, तो 8 पैसा मजबूत होकर कल क्लोज हुआ था और इस समय चल रहा है 66.43 के लेवल्स पर। तो कल के लेवल्स के ही आसपास 1 पैसे का महज मूव रुपए में देखने को मिल रहा है। अब मैं सोने की बात कर रहा था।
ध्यान रखिए, सेंट्रल बैंक्स के एक्शन इस हफ्ते फोकस में थे। कल 2 दिनों के एफओएमसी मीट का आउटकम आया। हालांकि फेड ने ब्याज दरें बढ़ाने का कोई ब्याज दरें नहीं बढ़ाई। कमेंट्री को लेकर अभी भी कंसर्न साउंड कर रहे हैं, आउटलुक को लेकर। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, मैं कह सकता हूं हॉकिश साउंड कर रहे हैं, ना मैं कह रहा हूं डविश साउंड कर रहे हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? फेड के कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं आए हैं। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई, लेकिन ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि जून में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिले की एक बार फिर से अमेरिका में शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इस बार के स्टेटमेंट में फेड ने वो सेंटेंस, वो लाइन को गिरा दिया है जो उन्होंने पिछली बार कहा था कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उससे रिस्क है अमेरिका में ग्रोथ को। इस बार वो स्टेटमेंट को ऑल टुगेदर हटा दिया गया, यानी कि फेड मानता है ग्लोबल अर्थव्यवस्था से अब अमेरिकी इकोनॉमी पर दबाव देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कुछ लोग कल के आउटकम को कह रहे थे हॉविश, यानी कि हॉकिश भी डविश भी, ब्याज दरें नहीं बढ़ रही हैं, ब्याज दरें बढ़ने का इंडिकेशंस आ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा सोने में भी दबाव के साथ कल फिर इवेंचुअली कामकाज हुआ। सोना इस साल 17% का उछाल दिखा चुका है। इस स्पेकुलेशन में कि अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल होती हुई नजर आई है, अनसर्टेनिटी है, और अब वो फेड के स्टेटमेंट्स के बाद लग रहा है कि शायद जून हाइक इज स्टिल ऑन द कार्ड, शायद जून में अमेरिका में ब्याज दरें एक बार बढ़ती हुई नजर आएंगी, इसीलिए इस तरह का रिएक्शन है। चलिए, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीलिशियस कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता और साथ साथ स्मृति कमोडिटीज की सीईओ और एमडी रूपा मेहता जुड़ रही है। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, सबसे पहले आपके पास, तो सबसे पहले मैं सोने पे आपसे कॉल लेना चाहूंगा। ये जो एफओएमसी मीट का आउटकम आया सर, आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या जून हाइक्स ऑन द कार्ड्स है, इसीलिए सोना दबाव के साथ कामकाज कर रहा है, और आज के लिए रणनीति क्या बनाऊं? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जहां तक गोल्ड की बात है, मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा था कि अप्रैल में ज्यादा कुछ ट्रिगर रेट हाइक को लेके नहीं आना है, लेकिन जो कमेंट्स निकल के आए हैं कि लेबर मार्केट में इम्प्रूवमेंट है और वो शायद हो सकता है एक ट्रिगर बने जून के लिए। बट फिलहाल मुझे लगता है बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउनसाइड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 1260 अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो आप, मुझे लगता है कि अभी भी पॉसिबल है वो लेवल जाए। मेरी यही सलाह होगी कि 1260 या 1262 का लेवल आए तो ही वहां पे फिर से सेल पोजीशन बनाना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच रखें और वेट करें 29,400 या 29,450 के लेवल का। तो आप कह रहे हैं इस समय मैं खरीदारी ना करूं? अभी 1244 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में होगा सर, तो 1260 के ऊपर अगर जाता है तभी वहां पे फिर सेल इनिशिएट करूं? इस समय कोई ट्रेड सोने में नहीं बनता। जी, मुझे लगता है अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उस पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दें 29,150 का और पोजीशन पे बने रहें। 29,400 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड कर लेना चाहिए ट्रेडर्स को, और वहां पे मेरे ख्याल से फ्रेश शॉर्ट बनाया जा सकता है। ओके, अच्छा, चांदी पे भी क्या सिमिलर कॉल होगा सर? चांदी पर रणनीति क्या हो आज के लिए? देखिए, सिल्वर 17.4 अगर कॉमेक्स में बात की जाए तो वो लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है, और जिस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है बेस मेटल्स में भी, तो उसका भी एक नेगेटिव रुझान चांदी में मिलेगा। 41,000 के ऊपर भाव टिकता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है शॉर्ट टर्म में। इस पे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढे, यहाँ पे कोई भी उछाल मिले ड्यूरिंग द डे तो उसको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। ओके, वैसे सेंट्रल बैंक्स के एक्शन की मैं बात कर रहा था, आज सुबह फिर वो बैंक ऑफ जापान के भी मीटिंग का आउटकम आया। ऑफ लेट होप जाग गई थी कि शायद कुछ और कदम उठाएंगे, कुछ और स्टिमुलस आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जापान के ग्रोथ आंकड़े वाकई कमजोर हुए और आउटकम आया तो कुछ बदलाव नहीं करे गए। दिक्कत की बात थी तो झटका लगा इक्विटीज को तो खास तौर पे। दूसरा, उन्होंने अपनी जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को भी ध्यान रखें डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया है इस साल के लिए, अगले साल के लिए। तो वो कुछ अर्थव्यवस्थाओं में जो डावाडोल संकेत है वो आपको मैं हाईलाइट कर रहा था। रूपा, सबसे पहले तो रुपया एक माइनर रेंज में पिछले 2 दिनों से कामकाज करता हुआ आज भी एकदम सपाट कामकाज कर रहा है। डायरेक्शनल कॉल क्या लूं, ट्रेड क्या बनाऊं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जिस तरीके से हम रुपए के अंदर देख रहे हैं कि अभी काफी रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है कि अभी बाजार जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ हम देख सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा भी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपनाना चाहिए, क्योंकि 20 सेंट से लेकर 30 सेंट के अराउंड जो है एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो 66.20 जो है वो डाउन साइड हो सकता है और अप साइड में लग रहा है कि 66.60 तक जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी रेंज के बीच जो है वो कोई पोजीशन दिया जा सकता है। 60.60 के अराउंड जो है डॉलर को हम सेल कर सकते हैं, डाउन साइड में 66.20 तक का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। ओके, और रूपा, एग्री कमोडिटीज में आज की टॉप बेट्स क्या होंगी स्मृति कमोडिटीज की, प्लीज बताएं।
देखिए एग्री कमोडिटीज में आज हमें लग रहा है कि चीनी के अंदर जो है वो एक सेलिंग का कॉल लेना चाहिए, जिस तरीके से कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है स्टॉक लिमिट को लेकर, तो उसके चलते लग रहा है कि शुगर के अंदर अब आगे दबाव देखने को मिल सकता है। तो शुगर के अंदर एक सेल कॉल इनिशिएट करना चाहिए 3320 के अराउंड, और स्टॉप लॉस जो है वो 3360 का फॉलो करेंगे। वही टारगेट है जो रहेगा 3240 का। और सेकेंडली एडिबल ऑयल के अंदर हमें लग रहा है कि सोयाबीन के अंदर यहाँ से एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अर्जेंटीना में जिस तरीके से खबरें निकल कर आई थी कि वहाँ पर फसल खराब होने के चलते प्राइसेस में हमने एक अपसाइड मोमेंटम आते देखा था डोमेस्टिक मार्केट में। तो वहाँ पर एक जो अभी ये न्यूज निकल कर आ रही है कि फसल को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जिसके चलते लग रहा है कि प्राइसेस जो अगेन दबाव में आ सकते हैं। हमें एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन के अंदर एक सेल को लेना चाहिए 4500 के अराउंड मेल कॉन्ट्रैक्ट में, और एक्सपेक्टेड है कि निचले 3980 से लेकर 3960 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे 4160 का। ओके, तो ये एग्री कमोडिटीज में पिक, मैं बाद में रिविजिट करूंगा सारी स्ट्रेटजीज। लेकिन जय आपके पास आना चाहूंगा, कच्चा तेल कल अस्थिरता थी, वॉलेटिलिटी थी, फाइनली हालांकि ऑलमोस्ट 3% का उछाल, आज ऊपरी स्तरों से हल्का सा प्रेशर आ रहा है। ये प्रेशर क्या गहरा सकता है सर इंटरनेशनल मार्केट्स में? हालांकि भारतीय बाजार में तो ओपनिंग बेहतर हुई है। देखिए जिस हिसाब से अभी क्रूड में एक स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे लगता है ये आगे भी कायम रह सकता है। और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बात करें तो $45-46 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, और ब्रेंट की बात करें तो अराउंड 4950। तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉफिट ले लेना चाहिए, 3000 के ऊपर का भाव है। वेट करें यहाँ पे फिर से करीब 101 रुपए के फॉल का। मुझे लगता है अगर 2890 2870 आज या कल में दिखता है तो वापस री एंट्री करना चाहिए, बट मौजूदा लेवल्स पे मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और बेस मेटल्स में क्या स्ट्रैटेजी होगी जय? बेस मेटल्स में मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, स्पेशली कॉपर की बात करें तो 329 के आसपास अगर मिले तो मेरे ख्याल से बेच के चलना चाहिए 333 के स्टॉप लॉस से, और 321-318 का लेवल हो सकता है 1-2 दिनों में रीटेस्ट हो जाए। ओके, तो कॉपर बेच के चलें 318 के लेवल्स के लिए। चलिए जय और रूपा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी आवाज के लिए आज सुबह वक्त निकालने के लिए, और आज कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और आज की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। क्विकली रैप अप कर दूं आपके लिए। सोना इस समय तो वेट एंड वॉच है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1260-1262 के आसपास जाएगा तो बिकवाली करने के मौके ढूंढे। चांदी में भी दबाव ही देखने को मिलेगा, इनफैक्ट चांदी में प्रेशर आ सकता है 40,000 तक के टारगेट्स के लिए आप यहां पे अप्रोच करें, ये जय की रणनीति थी। कच्चे तेल में उनका मानना है अगर आप थे तो प्रॉफिट बुक कर लें, फ्रेश एंट्री के लिए 100 रुपए के आसपास का अगर करेक्शन मिलता है आपको कच्चे तेल में तो वहां पे फिर से बाइंग का सपोर्ट शायद मिले, तो उस लेवल्स पे री एंटर करना की बेहतर रणनीति होगी। एग्री कमोडिटीज में आज की जो दो टॉपिक्स है दोनों बिकवाली करने की सलाह। चीनी 3240 के टारगेट्स के लिए बेच के चले, और एडिबल ऑयल्स में सोयाबीन बिकवाली करें 4100 के लेवल्स के आसपास अगर आए तो, और 3980 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह। रुपया पिछले 2-3 दिनों से आपको याद होगा बड़े सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। रूपा मानती है वो कंसोलिडेशन या फिर वो रेंज बाउंड ट्रेड आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो ये थी आज की कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और रणनीति। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट्स में क्या हलचल हो रही है उस पर फोकस। इसके अलावा सौदा आपका में जोरदार कमाई के तत्काल ट्रेड आइडिया की मैंने बात करी थी, ब्रेक के बाद वो तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे, और साथ साथ समीत चौहान हमारे साथ जोड़ेंगे, उनसे जानेंगे निफ्टी की दमदार आज की स्ट्रैटेजी और उनकी टॉप इक्विटी पिक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और बाजार की बात करूं उससे पहले बता दें आपको मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिसमें आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का, और इस समय का तत्काल ट्रेड आइडिया है मुनाज नेटवर्क कैपिटल के मानव चोपड़ा की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी करके चले 158 के स्टॉप लॉस के साथ 167 के टारगेट्स को अप्रोच करें इंट्राडे, यानी कि आज के दिन के दौरान ही आपको ये टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज का स्टॉक जो फोकस में वो है HCL टेक्नोलॉजीज। कमजोर नंबर्स इस कंपनी की तरफ से आए हैं, 2.5% ये स्टॉक दबाव के साथ कामकाज करता हुआ इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट प्रेस को संबोधित करता हुआ। सीधे एक बार रुक करते हैं वहां पर। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वाज लेड बाय नॉर्थ अमेरिका फॉलोड बाय द अदर ज्योग्राफीज। As Anand mentioned earlier, we had announced the Volvo landmark deal. Good part of last quarter went in intense execution and ensuring we meet all the deliverables for the service commencement date. We are happy to report that all the deliverables are on track
we went live as per the scheduled service commencement date of 1st of April. We also won a few other engagements in the last quarter, a couple of significant ones. One is a large media and communications company in Canada, where we won a large infrastructure outsourcing deal for data center transformation and data center managed services. We also won a large deal from a Northern European group involved in food, agriculture and energy business. This is again a set of solutions for all their group companies, which involve. चलिए तो HCL Tech का मैनेजमेंट रिजल्ट्स पे ब्रीफ करता हुआ हम डिटेल में 1-on-1 चर्चा करेंगे HCL Tech के CFO से आज सुबह 11 बजे, यानी किसी प्रोग्राम में आपसे कुछ देर बाद डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन क्विकली भारतीय बाजारों का एक चेक ले लीजिए। आपकी स्क्रीन पर आएंगे निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान में समय कामकाज होता हुआ। मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं हरे निशान क्योंकि एशिया में दबाव है। बैंक ऑफ जापान के आउटकम के बाद प्रेशर में ज्यादातर एशियन मार्केट देखने को मिले थे। उस लिहाज से हम आज फिर से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज वायदा बाजार की एक्सपायरी का दिन है, अप्रैल वायदा की एक्सपायरी का दिन है, तो उस लिहाज से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस आपको याद होगा कमजोर शुरुआत, फाइनली दिन के हाईस में जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए थे। और आज भी शुरुआत के बाद अब धीरे धीरे हम एटलीस्ट हरे निशान में तो कामकाज कर ही रहे हैं। बाकी मार्केट की हाइलाइट आपकी स्क्रीन पर आएंगी। बैंक निफ्टी में मजबूती है, 3/4% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। तो कल जहां बैंक्स प्रेशर में थे, आज बैंक्स वापस लीड करते हुए नजर आएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप्स हरे निशान में है, 1/4% के आसपास का उछाल है, इसलिए मार्केट ब्रेथ अब और कुछ बेहतर होती हुई नजर आएगी। जब मैं अंदर आ रहा था तो 3:2 का रेशियो था, अब मेरे ख्याल से 3:5 का रेशियो कहना चाहिए आपकी स्क्रीन पर, और रेशियो इंप्रूव होता हुआ, यानी कि बढ़ने वाले शेयर बढ़ते हुए आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली आज के कुछ स्टॉक्स जो फोकस में उसमें HCL टेक्नोलॉजीज प्रेशर में, निफ्टी में सबसे ज्यादा लूजर रिजल्ट्स के चलते। ITC दबाव में आपको कामकाज होता हुआ नजर आएगा। मारुति प्रेशर में, मारुति इसलिए मैं हाईलाइट करूंगा, रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। इन्फोसिस दबाव में, HCL टेक के नंबर्स के बाद IT एज अ पैक थोड़ा वीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फिर से 1/3% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। तो उछल क्या रहा है? यस बैंक कल भी अच्छा रिजल्ट के बाद परफॉर्मेंस, और आज निफ्टी का टॉप गेनर 3% के उछाल के साथ। भारतीय और आइडिया दोनों टेलीकॉम कंपनीज मजबूती के साथ कामकाज कर रही हैं। भारतीय के रिजल्ट्स में ओवरऑल बीट और वो बायबैक बड़ा पॉजिटिव था। तगड़े मोमेंटम में है ये स्टॉक ऑलरेडी, और अभी भी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाता हुआ। और एक अच्छी पॉकेट बाजार के लिए है, वो है तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। हालांकि ऊपरी स्तर से कुछ ठंडे जरूर हुए हैं, लेकिन HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब आपकी स्क्रीन में आएंगे। ये पूरी पॉकेट, ICICI बैंक को भी इस लिस्ट में जोड़ लीजिए। ये प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस आज मजबूती के साथ कामकाज करती हुई। लेकिन हमारे साथ अब एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट है वहां पर। समीत हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या लगता है एक्सपायरी के लेवल्स पे आप बेट कर रहे हैं? आज की रणनीति निफ्टी पे क्या बना रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, रिसेंटली हम एक रेंज बाउंड एक्शन देख रहे थे, जहां पे लॉट ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू रह रहा था। निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, जहां पे 170-200 पॉइंट का रेंज था। बट 2 दिन पहले जो एक प्राइस मूवमेंट हमने देखी है निफ्टी में, उसके चलते थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ है कि अभी हम 8000 के ऊपर जा सकते हैं। उसके पहले वो इतना क्लियर नहीं था, बट अभी वो क्लियर हो रहा है। तो बाय साइड पे ही मेरे ख्याल से रहना चाहिए। आज हमने देखा कि जो जापानीज मार्केट में फॉल आया है अभी 1-1.5 घंटे पहले, उसके बाद HGX निफ्टी भी 8000 के नीचे ट्रेड हो रहा था। तो उसके वजह से हम 8000 अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए, अदरवाइज हमारी ओपनिंग 8000 के ऊपर ही रहती थी। बट जैसे मोमेंटम देख रहे हैं हम, चार्ट स्ट्रक्चर लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं, उसके चलते 8000 क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो एक बाय साइड पे रहना चाहिए। अगर छोटा ट्रेड देखें तो कल के के नीचे स्टॉप लॉस होगा 7930 का, और आने वाले प्रॉब्ली 1 या 2 दिन में या शायद इंट्राडे भी मूवमेंट आ सकता है। 8040 8060 के लेवल हम देख सकते हैं। और 8000 का डेली क्लोज काफी इंपॉर्टेंट होगा अभी निफ्टी के लिए। जैसे ही ये होता है प्राइस डेवलपमेंट, हम देख सकते हैं निफ्टी को 8150 8200 के ऊपर भी जाते हुए। तो 8000 का क्लोजिंग आज के लिए काफी क्रूशियल होगा। ओके, तो मोमेंटम में इंडियन मार्केट, वो मोमेंटम कंटिन्यू होगा। आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 8000 के ऊपर अगर हमने क्लोज कर दिया तो संकेत बहुत पॉजिटिव होंगे। 8040 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। कल का लो था 7940 का, उसके नीचे 7930 के लेवल्स पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद लक्ष्मी विलास बैंक के नतीजों पर होगी नजर। इस कंपनी, इस बैंक के MD और CEO पार्थसारथी मुखर्जी से होगी बातचीत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है बोर्ड रूम का। लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ मिस्टर पार्थ सारथी मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। क्विकली आप सबको बता दूं नतीजे। शुद्ध ब्याज आय में 24% साल दर साल का उछाल Q4 में, मुनाफा 22.5% बढ़ा, लेकिन एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में एक माइनर डिटोरिएशन हुआ है, यानी कि कुछ बढ़ते हुए नजर आए हैं। पार्थ सारथी साहब, सबसे पहले तो हालांकि एसेट क्वालिटी आपकी तो इन कंपैरिजन बाकी बैंक से काफी बेहतर है, लेकिन उसपे एक माइनर डिटोरिएशन देखने को मिला है। कौन से ऐसे अकाउंट्स है जो एनपीए में स्लिप हो गए, किस सेक्टर को बिलोंग करते थे? और हेलो, हाँ जी सर। देखिए साहब, ऐसा मैं इंडिविजुअल नाम तो नहीं लूंगा, हाँ। पर आप अगर सेक्टर देखेंगे विभिन्न सेक्टर की है, एंड आप अगर कहिए कमोडिटीज, द यूजुअल सेक्टर्स, हर बैंक में जो इशू है वो हमको भी वैसे। अच्छा, इस क्वार्टर में आपने कुछ एसेट रिकशन कंपनीज या एआरसीज को कुछ अपने अकाउंट्स बेचे हैं क्या? और एसेट क्वालिटी को लेकर, क्योंकि बाजार बहुत पैनी नजर रख रहा है, आपकी तो बहुत कंफर्टेबल एसेट क्वालिटी थी, उसमें डिटोरिएशन से थोड़ा डर गया है, आगे दबाव और देखने को मिलने वाला है क्या सर? साहब ऐसा है, अपना बैंक का खाता छोटा है, तो यहाँ एक या दो छोटा अकाउंट्स में भी अगर कुछ स्लिपेज होते हैं तो वो किंग्स तो आपको देखने मिलेंगे। तो हर क्वार्टर तो हम एग्जैक्ट सामान तो नहीं रख सकेंगे। आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो एसेट क्वालिटी में तो काफी सुधार आया है। अपना कोशिश रहेगा कि वैसे ही रखें हम। ओके, पर क्वार्टर टू क्वार्टर तो मैं ऐसा कोई एश्योरेंस तो आपको नहीं दे सकता हूँ कि सामान। तो मेजर डिटोरिएशन की एक्सपेक्टेशंस नहीं, एसेट क्वालिटी बैंक करंट लेवल्स के आसपास मेंटेन करता हुआ नजर आए। जनरल रखेंगे। स्लिपेजेस अगर आप कहेंगे तो इस साल जितना स्लिपेजेस हुआ हम कोशिश करेंगे कि ठीक ठाक रखेंगे, जैसे कि उतना ही रखें अगला साल भी। ओके, चलिए, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट एसेट क्वालिटी को लेकर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हमारे मार्केट से अनिल सिंह भी, उनके साथ समीत चौहान तो बने ही हुए हमारे साथ, और उनके साथ अमित अर्चेकर साहब भी जोड़ेंगे जो वायदा बाजार में बड़ी पैनी नजर रखते हैं। तो अनिल के साथ इस ब्रेक के बाद वायदा बाजार की रणनीति। बैंक ऑफ जापान ने किया निराश, मगर यूएस फेड की बैठक से अच्छी खबरें। ब्याज दरें जल्द बढ़ने के संकेत नहीं, और अब सबकी नजरें हैं वायदा कारोबार की आज होने वाली एक्सपायरी पर। अच्छे नतीजों से उछले शेयर। अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी से पहले बाजार में निश्चित तौर से रिकवरी। बैंकिंग शेयरों ने दिया सहारा, मिड कैप शेयर भी मजबूत। भारतीय एयरटेल, नेरोलेक और एक्साइड के अच्छे नतीजों से शेयर मजबूत। मुंबई में एफएसआई बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद रियल एस्टेट शेयरों में तेजी। आईबुल रियल, एचडीआईएल, डीबी रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा बढ़त। एसीसी, अंबुजा, आइडिया के नतीजों का बाजार को इंतजार, और एक्सेल टेक ने बाजार को किया निराश, शेयर टूटा 3%। जुबिलिएंट फूडवर्क्स में प्रमोटर्स ने 3.25% हिस्सेदारी बेची। बाजार खुलते हुए बड़े सौदे, शेयर गिरा 3% से ज्यादा। और बाजार की नजर आज संसद पर भी। बैंक्रप्सी बिल को मनी बिल के तौर पर पेश कर सकती है सरकार। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, और हमारा ये शो है आप जैसे तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें वायदा कारोबार में एक्सपायरी के दिन अपने वायदा कारोबार के सौदों पे कोई न कोई एक्शन जरूर लेना है। पोजीशन रोल ओवर करनी हो या इसी सीरीज में छोड़नी हो, ऑप्शंस कहीं भी कोई ट्रेड किया हो या फिर फ्यूचर्स में, तुरंत फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800209780 पर। चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भेजें आप हमें 7045220000। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान, और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है। अमित, शुरुआत आपके साथ की जाए, बताइए निफ्टी पर क्या रणनीति होगी एक्सपायरी के दिन, कहां आप देख रहे हैं आज एक्सपायरी होगी? देखिए, निफ्टी में रोल ओवर्स काफी अच्छे हुए हैं। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो एनएससी में अराउंड 62% के रोल ओवर हुए हैं, जबकि सिंगापुर निफ्टी में जो रोल ओवर की परसेंटेज है वो अराउंड 75% है।
हमारा व्यू यही है क्योंकि मेजर जो रोल ओवर हुए नेक्स्ट मंथ सीरीज में उसकी एवरेज प्राइस अराउंड 7925 टू 7930 में फ्यूचर्स में बनी है। तो हमारी रणनीति यही है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ऑफ 2 दिन ना कि आज के लिए कि आप निफ्टी में फ्यूचर्स ले, आपका स्टॉप लॉस होगा 7920 का एंड हमारा जो लक्ष्य है अराउंड 8100 टू 8120 जो कि अगले 2-3 दिन में आ सकता है। ओके, तो तेजी करके चले। निफ्टी पर अभी भी कहीं कोई घबराने की जरूरत है नहीं। अमित कह रहे हैं कि तेजी करेंगे तो 7990 के ऊपर फ्यूचर निकले, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है। 2-5 मिनट और देख लें, इसके ऊपर टिक टिक खरीद लें आप निफ्टी को, स्टॉप लॉस लगाइए। फिर आप ऐसी सिचुएशन में 7920 का लक्ष्य 8120 और बैंक निफ्टी, क्या यहां पर भी कोई कंडीशनल बाय है अमित आपकी? हाँ बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी में अब तक जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है, लेकिन जो बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो 17,050 है। उसके ऊपर मार्केट टिकता है, वो भी मे फ्यूचर्स की लेवल है, अगर उसके ऊपर फिलहाल चल ही रहा है मार्केट। आप 16,750 के स्टॉप लॉस से इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कीजिए। आपका जो लक्ष्य है मे फ्यूचर्स में अराउंड 17,500 टू 17,600 बनता है, जो कि अगले 2 दिन में आना चाहिए। आज के लिए कहना काफी मुश्किल है क्योंकि एक्सपायरी के दिन में जो ज्यादा पोजीशंस ट्रेड होती है वो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में होती है, करंट मंथ की पोजीशन सिर्फ एग्जिट होती है। तो काफी पॉसिबिलिटी है जो प्रीमियम 40 पॉइंट का है ये धीरे धीरे निकल जाए एंड ऑलमोस्ट 10 या 20 पॉइंट के पास आके एंड हो जाए। ओके, तो ये है राय आपके लिए बैंक निफ्टी पर। 17,050 के पार निकले, खरीदे 16,750 का होगा स्टॉप लॉस, 17,500 का लक्ष्य, बड़े टारगेट बड़े स्टॉप लॉस और कंडीशनल बाय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अमित हर्षेकर की तरफ से सीधे लेते हैं हमारे दर्शकों के सवाल। मुंबई से हमारी पहली दर्शक हमारे साथ है इस वक्त, गीता जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गीता जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी। मेरे पास LIC हाउसिंग के 2 लॉट है, अप्रैल फ्यूचर के 474 में लिए हुए हैं। अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको मे का ले लूं या नहीं लूं, क्या? ठीक बात है, यानी कि रोल ओवर करें या आज पोजीशन खत्म कर लें, ठीक बात है। अभी पूछ लेते हैं समित, LIC हाउसिंग में खरीदारी की है, वैसे तो स्टॉक मजबूत दिखा है, नतीजों के बाद से एक बार गिरकर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी ऊपर की खरीदारी है गीता जी की, 474 रुपए भाव मिल जाएगा इन्हें, स्टॉप लॉस टारगेट दीजिए जरा। नहीं जी, देखिए इसमें अगर हम देखें लास्ट 4-5 दिनों में इसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है। इनफैक्ट इसकी लास्ट 2 वीक से प्राइस एक्शन नेगेटिव है। एक ही पॉजिटिव थिंग है कि अराउंड 450-455 इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हम बाउंस बैक की ऊपर की तरफ। 468 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे ये लेवल ब्रेक होती है हम LIC में एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इनको कैश में 460 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस आज अगर ट्रिगर नहीं होता है और इनकी पोजीशन मेंटेन रहती है तो इनको रोल ओवर करना चाहिए, बट कैश में स्टॉप लॉस 460 के नीचे स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए। 460 के स्टॉप लॉस से गीता जी होल्ड करें, थोड़ा इंतजार कर ले, शायद आपका भाव आ जाए। श्रीनगर से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं हनुमान सर, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? ओके, ये इसी महीने के हैं? मई के सर, मई के महीने के, चलिए ठीक है। तो आपके पास वक्त है, पूरी सीरीज है आपके हाथ में। मई के महीने में 22 रुपए 85 पैसे में इन्होंने खरीदे हैं रिलायंस के कॉल्स 1040 की स्ट्राइक प्राइस के। अमित, अब चल रहा है 20 रुपए के आसपास, थोड़ा नुकसान है 2-3 रुपए का, क्या किया जाए? रिलायंस का कॉल ये पैसा बनाकर देगा इन्हें? देखिए रिलायंस में एक उम्मीद है कि जो रिलायंस का जो लेवल रेजिस्टेंस है वो एक्सटेंड होके 1100 तक जाए एंड वहां पे स्टॉक का जो लार्जर फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो। तो मेरी यही सलाह है कि रिलायंस में पोजीशंस होल्ड करे, 1000 का स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पे, अगर उसके नीचे फिसलता है तो ये जो रिकवरी की उम्मीद है काफी कम हो जाएगी, तो होल्ड करें एंड हमारी उम्मीद है कि 1100 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, तो आपको ये ऑप्शंस में अच्छे पैसे मिलेंगे। ओके, 1100 तक जा सकता है, होल्ड करें। आपने ट्रेड सही लिया है, घबराने की जरूरत नहीं, तो राय आपके लिए साफ है यहां पर होल्ड करके रखने की। चलिए अगले दर्शक हैं अमरीश हमारे साथ, और वो भी गुलबर्ग कर्नाटक से हमारे साथ है। जी हाँ अमरीश जी, बताइए सर क्या ट्रेड किया है आपने, क्या जानना चाहते हैं? रिलायंस कम्युनिकेशन का लिया हुआ सर, मैं एक्सपायरी का है। अच्छा, कॉल पुट? कॉल है सर, कॉल। अच्छा, क्या प्राइस का? 70 कॉल है, 70 का कॉल है सर। 85 पैसे में 0.85 पे खरीदा हुआ है। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं।
अमित 70 रुपए का कॉल खरीदा है आरकॉम का, 85 पैसे में, अभी भाव वही है 90 पैसे के आसपास है। मई महीने का तो पूरा टाइम है इनके पास में, लेकिन वर्थ है होल्ड करना? बिल्कुल नहीं। देखिए स्टॉक का जो मेजर बैरियर है वो अराउंड 65 का है, एंड क्योंकि आरकॉम में जो भी मूव आई है ये बेयर मार्केट रैली है, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि रैली 65 to 66 में फिजल आउट हो जाए। मेरी यही सलाह हो कि आप एग्जिट करें एंड थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर इसमें डिक्लाइन आती है 5 to 6% का, तो आपको 63 या 64 के स्ट्राइक प्राइसेस में एंट्री करना एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि 66 के ऊपर जाना लगभग नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो ज्यादा मुनाफे की संभावना है नहीं, बेहतर तो यही कि आपके भाव के आसपास है। अगर आप समित की राय मानना चाहते हैं निकल जाए, बेहतर रहेगा। चलिए अगले दर्शक हैं मुंबई से हमारे साथ प्रकाश, और उनसे लेते हैं उनका सवाल। प्रकाश जी नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने डिश टीवी का 2 लॉट लिया है मे फ्यूचर 92.05 में, 92 में 5 पैसे में 2 फ्यूचर खरीदे आपने? जी हाँ। ओके ठीक है, अभी पूछ लेते हैं समित, डिश टीवी में तेजी की पोजीशन बनाई है 92 रुपए पर, स्टॉप लॉस टारगेट सही है क्या ये ट्रेड? देखिए अनिल जी, फिलहाल तो ये क्लियरली एक साइडवेज मोड में है डिश टीवी। अगर हम देखें तो उसको एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है अराउंड 92 से लेके 93 का कैश सेगमेंट में। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे उसमें हम मोमेंटम नहीं देखेंगे। इनफैक्ट अगर इनको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है तो इनके कॉस्ट के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे एग्जिट कीजिए, और फिर जैसे ही ये 92-50 का कैश सेगमेंट में ये हर्डल अगर ब्रेक होता है तो वहां पे ये रीइनिशिएट पोजीशन कर सकते हैं, या फिर अगर इनको स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 8850 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त साफ तौर पर आपके लिए। डिश टीवी पर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये जरूर ध्यान में रखें आप। अंकुर जैन हैं हमारे अगले दर्शक दिल्ली से, और लेते हैं उनका सवाल। अंकुर जी नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्ते सर जी। तो मेरे पास हिंडाल्को अप्रैल का कॉल है 100 स्ट्राइक प्राइस 370 किया हुआ। अप्रैल का है आपके पास? अप्रैल आज 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का लिया, 3 रुपए 70 पैसे में। भाव तो ऊपर था, 100 के ऊपर ही देखा था, मैं देख लेता हूँ। अभी 2 रुपए भाव चल रहा है। ओके, आज ही एक्सपायर होना है ना। इसके अलावा और कोई ट्रेड है आपका? हाँ सर, मेरे पास टाटा ग्लोबल बिल्कुल है, मे का फ्यूचर है 123.85 पे लिया है। 123.85 पे मे का फ्यूचर लिया है। चलिए ठीक है, वो मैं अलग से राय लेता हूँ, समित चौहान से लूंगा टाटा ग्लोबल के फ्यूचर पर। लेकिन उससे पहले हिंडाल्को में 100 रुपए का कॉल 3 रुपए 70 पैसे में खरीदा हुआ है। हिंडाल्को का प्राइस मैं आपके सामने रख दूं। हिंडाल्को अभी चल रहा है 102, यानी कि थोड़ा नुकसान में है, 1.5-2 रुपए नुकसान है इनको। अमित हर्चेकर से पूछा जाए पहले, हिंडाल्को पे क्या कर रहे हैं? आज ही का है, कॉल एक्सपायर हो जाएगा? देखिए हमें यही लग रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है काफी पॉजिटिव है, एंड लॉन्ग पोजीशंस भी अराउंड 100 रुपए के पास ही बिल्ड हुई है, तो इसमें विवेक बाइंग आने के काफी चांसेस है, और एक्सपायरी अराउंड 104 पे हो सकती है, तो होल्ड करें। अगर आपको इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाना है तो 100.5 का टाइट स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर्स में, अगर वो टूटता है तो आप निकल जाए। ओके चलिए, तो 100 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखें। वैसे आज आखिरी दिन है तो थोड़ा सा आपके लिए अंकुर जी मुश्किल काम है, देख लें। और टाटा ग्लोबल का फ्यूचर खरीदा है, मे का ही है, ये अच्छी बात है, 123.85। समित चौहान से पूछ लेते हैं, बताएं समित। देखिए टाटा ग्लोबल क्लियरली साइडवेज मोड में है, इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी काफी लो है, तो जब तक ये वॉल्यूम्स पिक नहीं करते इसमें मोमेंटम आना काफी डिफिकल्ट है। और एक दिक्कत की बात है, अगर हम डेली एज वेल एज वीकली चार्ट देखें तो 124.25 का इसका एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो जब तक ये लेवल्स कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होते इसमें कोई मोमेंटम नहीं दिखेगा। इनफैक्ट ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में ही रहेगा, तो मेरे ख्याल से इनको 123-124 की लेवल क्लोजली वॉच करनी पड़ेगी। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ही इसमें मोमेंटम के लिए राइड कीजिए। फिलहाल एक 119 का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए टाटा ग्लोबल पर, ध्यान रखें, नजर रखें। बाजार इस बीच 15 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 2 अंकों का नुकसान, बैंक निफ्टी 17,000 पर। देखते हैं आगे छलांग लगाता है या फिर यहां रुक जाता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स की लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ओके,
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है समित चौहान और अमित हर्षिकर। और जैसा मैंने ब्रेक से पहले आपको कहा था, कुछ बेहतरीन पिक्स मैं दूंगा आपको स्टॉक फ्यूचर्स की हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। कौन सी हैं बता दूं आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमित के साथ। अमित बताइए, आपकी लिस्ट में जो मैं देख रहा हूं, एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात, तीनों ही आपके बाय कॉल्स है, तीनों ही निफ्टी के स्टॉक्स है और सबसे ऊपर है L&T। बताइए। देखिए L&T पिछले कुछ दिनों में थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है 1270 के पार। हमें लग रहा है कि स्टॉक में जो रिट्रेसमेंट है अराउंड 1340 टू 1350 तक इजीली एक्सटेंड हो जाएगी। तो राय ये है कि आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स ले, आपका स्टॉप लॉस होगा 1240 और 1360 आपका टारगेट होगा। दूसरा जो पिक है ONGC है। हम ऑलरेडी देख रहे थे इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, उनमें अभी भी 10% की रैली हो सकती है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ONGC जैसे कंपनीज होने की उम्मीद है। तो इसी कारण हमें ONGC में भी लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहे हैं अराउंड 216 से 220 के दरमियान। तो 216 के मे फ्यूचर्स में आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कीजिए। आपका जो लक्ष्य होगा अराउंड 240 टू 245 ऑन द हायर साइड। एंड तीसरा जो हमारा पिक है वो ऑरबिंदो फार्मा है। एक डिफेंसिव के रूप में हम स्टॉक को देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक में कोई नेगेटिव बिल्डअप अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कारण हमें लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी उम्मीद है कि ये रैली 820 830 तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो उसमें भी हमारी जो लेवल से अराउंड आप 750 का स्टॉप लॉस लगाए मे फ्यूचर्स में। एंड शॉर्ट टर्म टारगेट 825 टू 830 बनता है, जो कि अगेन लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन है। ओके, तो ये 3 स्टॉक हैं। L&T का फ्यूचर खरीदें, ONGC का फ्यूचर खरीदें और औरोबिंदो फार्मा का फ्यूचर खरीदें। ये राय है अमित हर्षिकर की। और खरीदारी करने की राय दी है 2 स्टॉक फ्यूचर्स में समित चौहान ने भी। और इंटरेस्टिंग बात है कि समित ने भी निफ्टी के ही 2 दिग्गजों को चुना है, सिप्ला और विप्रो, दोनों ही डिफेंसिव। बताइए समित। यस, देखिए जैसे निफ्टी का प्राइस एक्शन देख रहे हैं 8000 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो जो इनिशियल मूवमेंट होगी वो निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ही हम देखेंगे। सिप्ला का चार्ट सबसे काफी अच्छा लग रहा है, 500 490 के आसपास इसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है और अभी ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट आई हुई है। डेली चार्ट स्ट्रक्चर काफी एनकरेजिंग है, तो हमें एक इमीडिएटली 570 75 तक इसमें मूवमेंट दिख रही है। 523 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। और दूसरा हमारा IT हेवीवेट होगा। रिसेंटली हमने ऑलरेडी एक TCS में बाय पोजीशन दी थी अराउंड 2430, सो उसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट ऑलरेडी आई है। अभी विप्रो की बात करें तो रिजल्ट के बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमने देखा है, बट इसका डेली एज वेल एज वीकली चार्ट सबसे पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम डेली में अगर देखेंगे तो वो मेंटेन्ड है और अभी उसने रिसेंटली अच्छा खासा करेक्शन टुवर्ड्स 550 दिया हुआ है। तो हमें लग रहा है इसमें भी एक बाउंस बैक आ सकता है टुवर्ड्स 585। ये बाय किया जा सकता है 548 के स्टॉप लॉस से। ओके, 548 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करें आप विप्रो में और 523 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करें सिप्ला में। लेकिन बता दें आपको कि सपनों की नगरी मुंबई के लिए एक गुड न्यूज। BMC यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई में FSI बढ़ाने को मंजूरी दे दी और अब मुंबई के मुख्य शहरी इलाके यानी कि चर्चगेट से लेकर माहिम तक के इलाके में, क्योंकि माहिम के बाद बैंड्रा जहां से शुरू होता है उसे हम सबर्बन इलाका कहते हैं, तो ये जो मुख्य इलाका है इसमें FSI की सीमा होगी 2 से बढ़ाकर 5 टाइम, इसकी मंजूरी मिल सकती है। इसका फायदा रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों को होगा। और इसी पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं DB रियल्टी के CFO NM गुट्टू साहब। गुट्टू साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये जो प्रस्ताव है BMC का, बताइए किस तरह से मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट को बदलेगा ये? हाँ, ये प्रपोजल जो है ये पहले जो डिस्क्रिशनरी कोटा हुआ करता था वो अभी नॉर्मलाइज हुआ जी। जैसे कि होटल्स का पहले भी 5 FSI 6 FSI 6.5 FSI दिया गया था, तो अभी ये रूल बनाने से सबको इक्विवेलेंट। जी गुट्टू साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे, बताएं। तो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे एडवांटेज मिलेगा। और ये जो 7 आइलैंड्स कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल सिटी ऑफ बॉम्बे, ये जो कॉन्सेप्ट था तो अभी तो मर्ज हो गई है। सबर्ब्स और सिटी साइड ये तो एक ही शहर हो गई है। पीपल कांदिवली दहीसर विरार तक रहने जाते हैं, मीरा रोड तक, और काम तो सिटी साइड में ही करते हैं, लोअर परेल कप परेड तक जाते हैं। तो यहाँ पे 2 FSI, वहां पे 1.33 FSI, ये सेम प्लेटफॉर्म में नहीं था, अभी ये आयरन आउट हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट को भी एडिशनल प्रीमियम वगैरह मिलेगी।
ओके। इन एनी केस साउथ बॉम्बे के अंदर में मेजॉरिटी ऑफ द प्रपोजल्स जो आती हैं वो रीडेवलपमेंट के अंदर आती है, जहां पे 4 FSA ऑलरेडी लागू है। अच्छा सर, सिंपल मुझे ये बताइए रियल एस्टेट कंपनियों को क्या फायदा होगा इससे? इससे जो 2 नए बेनिफिट जो दिख रही हैं उसके अंदर में है कि भाई टाउनशिप कॉन्सेप्ट के अंदर में 4 FSA दिया जा रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 4 FSA दिया जा रहा है। तो ये खासकर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रपोजल्स हैं, जिससे आपका उसी जमीन के ऊपर अगर डबल ट्रिपल बना सकते हो तो उसकी वजह से आपका प्राइसेस जरूर से कम होगा। आज जो 4 FSA है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है, जहां पर रिहैब एरिया भी बनाना पड़ेगा, फिर आपको बचा हुआ जो FSA होता है तो वो सेल के लिए यूज हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आम मुंबई कर घर खरीदना चाहता है उसकी बस के बाहर है, भाव इतने ज्यादा है, क्या अगर ये प्लान पास हो जाता है BMC तो मुंबई में रियल एस्टेट के दाम गिरेंगे? डेफिनेटली गिरेंगे और अफोर्डेबिलिटी भी आएगा। क्या हो रहा है आज के तारीख में कि कांदिवली बोरीवली से लोगों को साउथ बॉम्बे तक जाना होता है, जिसके अंदर में 1.5-2 घंटा जाने में और आने में 1.5-2 घंटा जाएगा, तो 4 घंटे का टाइम ट्रैवलिंग में जा रहा है। अगर अफोर्डेबिलिटी आता है, अगर 1 BHK फ्लैट्स अगर साउथ बॉम्बे के अंदर में 1 करोड़ 1.25 करोड़ में मिल जाता है तो पीपल डोंट माइंड शिफ्टिंग दैट साइड, और फिर वहां पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। चलिए उम्मीद करें कि फिर बाद में साउथ बॉम्बे में ट्रैफिक बढ़ता ना दिखे, कांदिवली बोरीवली से शिफ्ट होकर। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। देखते हैं मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से बदलता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, वापस से आपके सवाल लेंगे दर्शकों के, बने रहिए हमारे साथ। और अब वक्त है बोर्डरूम का और बात करेंगे हम एलिकॉन इंजीनियरिंग के नतीजों की। हमारे साथ एलिकॉन इंजीनियरिंग के बीपी पटेल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, पीबी पटेल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, CMD साहब में। बता दूं आपको नतीजे, पहले आय में 10% की कमी आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75 करोड़ के आसपास रहा है। मार्जिन जो है 18% के आसपास स्टेबल है और मुनाफे में 11% की कमी। तो ब्रॉडली ये कह सकते हैं 11% आय और मुनाफे में कमी आई है। सर थोड़े से नतीजे पिछली तिमाही के मुकाबले में, पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले में नीचे दिख रहे हैं 10-11%, क्या वजह है इसकी? बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि जो डिमांड है वो अभी बढ़ नहीं रहा है और ग्रास रूट लेवल पे जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा प्राइसेस भी थोड़ी कम होती जा रही है, इसके कारण मुनाफा कम हुआ है। लेकिन आगे जाते हुए अगर इकोनॉमिक सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो जाए तो फिर से मुनाफा बढ़ जाएगा। पटेल साहब, एक और खबर में आपकी नतीजों के साथ जो पढ़ा था, आपने एलिकॉन EPC का मर्जर किया है एलिकॉन के साथ। क्या वजह है इस मर्जर की और किस तरह से एलिकॉन इंजीनियरिंग के शेयर होल्डर्स को इस मर्जर से फायदा पहुंचेगा? एलिकॉन इंजीनियरिंग जो गियर का बिजनेस है और EPC जो मटेरियल हैंडलिंग बिजनेस है, वो दोनों को मर्ज किया जा रहा है। वैसा बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है। उसके कारण इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यानी दोनों मिल के ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होने के कारण काफी फायदे होंगे और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस होगा दोनों कंपनी का मिलके। ठीक बात है, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं आपसे विस्तार में बातचीत करना चाहता था पटेल साहब। फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए। बाजार इस बीच थोड़े कमजोर होते दिख रहे, दिन के निचले स्तरों की तरफ बढ़ रहे हैं। 60 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 17 अंक नीचे। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद फिर से होगा सौदा आपका और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष वर्मा। इस ब्रेक के बाद समित चौहान और अमित हरचेकर से भी विदा लेने का वक्त है। सर आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब मुझे भी दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ हिंदी से आवाज पर। नमस्कार। बैंक ऑफ जापान ने किया निराश, मगर US फेड की बैठक से अच्छी खबर।
ब्याज दरें जल्द बढ़ने के संकेत नहीं, अब सबकी नजर एक्सपायरी पर। अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी से पहले बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव, हालांकि बैंक शेयरों में सहारा भारतीय एयरटेल, नैरोलैक और एक्साइड के शेयरों पर अच्छे नतीजों का असर। मुंबई में एफएसआई बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद रियल एस्टेट शेयरों में 5 से 12% की तेजी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एचडीआईएल, डीबी रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। एसीसी, अंबुजा, आइडिया सेल्यूलर के नतीजों का बाजार को इंतजार। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने किया निराश, 3.25% टूटा शेयर। जुबिलेंट फूड्स में प्रमोटर्स ने 3.25% हिस्सेदारी बेची। बाजार खुलते ही हुए बड़े सौदे, शेयर करीब 5% गिरा। और बाजार की नजर संसद पर भी। बैंक्रप्सी बिल को मनी बिल के तौर पर पेश कर सकती है सरकार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्विकली भारतीय बाजारों का एक चेक ले लीजिए। इससे पहले जब मैंने चेक किया था तो मैंने कहा था लोअर लेवल से एक रिकवरी देखी है, हरे निशान में कामकाज कर रहा है, हम एशिया को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। खासतौर पे बैंक ऑफ जापान के उस पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद और जीडीपी ग्रोथ कम करने के बाद एशिया टूटा था। हम मजबूती पे, हम हरे निशान में एटलीस्ट कामकाज कर रहे थे, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से कुछ प्रेशर गहराता हुआ। एक समय तो हम 1/4% की कमजोरी दिखा रहे थे, अब पिछले 5 मिनट में लोअर लेवल से कुछ रिकवरी जरूर आई है, लेकिन इस समय भी लाल निशान के साथ कामकाज। एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी या स्थिरता तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन देखना होगा चलिए किस लेवल्स पे एक्सपायरी होती है। सबकी नजरें थी कि 8,000 के ऊपर होती है, नहीं, अभी तो हम उस लेवल से काफी दूर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 35 अंक 8,000 के नीचे 7965 के लेवल्स पे आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स में भी दबाव आया, तो इंटरडे चार्ट्स अगर मिड कैप स्मॉल कैप्स की आएंगी तो आपको समझ में आएगा। मिड कैप इंडेक्स में मजबूती थी, 0.5% तक का उछाल था दिन के दौरान। अब दिन के लोस पे और हल्के हरे निशान, हल्के लाल निशान, एकदम सपाट मान लीजिए कामकाज होता हुआ। स्मॉल कैप्स ने भी सारे गेन्स वाइप आउट कर दिए हैं, इस समय फ्लैट कामकाज होता हुआ। और मार्केट ब्रेथ मैंने पहले आके कहा था कि पॉजिटिव है, 5:3 का रेशियो हो गया है। अब आपकी स्क्रीन पर पिछले आधे घंटे में देखिए मार्केट ब्रेथ पे अब ऑलमोस्ट इवनली पॉइज्ड, यानी कि हर एक बढ़ने वाले के सामने एक स्टॉक कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। बैंक्स मोमेंटम को आज लीड कर रहे थे, अच्छे हरे निशान के साथ कामकाज था, अभी भी हरे निशान पे, लेकिन अब महज 0.5% के उछाल के साथ वहां पे ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी साहब किरण जाधव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या करूं, एक्सपायरी का दिन, एक तो आप एक्सपायरी कहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं और निफ्टी के लिए आपकी चार्ट्स क्या कह रही है, आउटलुक कैसा है? आशीष जी मॉर्निंग। देखना ये बहुत जरूरी है कि 8,000 के लेवल्स पे निफ्टी क्या करता है। आज भी 8,000 के नजदीक जाते ही हमने बिकॉली वापस एक बार देखी, पर चार्ट के हिसाब से 7960 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज का लो भी 5-10 मिनट पहले 7960 टेस्ट करने के बाद छोटे 5 पॉइंट के उछाल वापस एक बार दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि 7960 के जब तक ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी भी 50% लॉन्ग कर सकते हैं, 50% ऑफ द डिजायर्ड क्वांटिटी लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 7950 का रखना चाहिए, जो कि 10-15 रुपए नीचे है, और रेस्ट 50% 8,000 के ऊपर जब निफ्टी चलता है तब लेना चाहिए। तो मेरा टारगेट 8120 का होगा, जो कि कल तक आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8120 के टारगेट, इससे पहले मैं समीत से बातचीत कर रहा था, वो भी निफ्टी को लेकर पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, तो मोमेंटम इंटैक्ट है। 8,000 के ऊपर जाता है तो शायद अच्छा मोमेंटम, और 8120 तक के लेवल शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी पिछले 2 दिनों में हम बहुत रेजिलिएंट रहे। आसान शब्दों में, जब ग्लोबली मार्केट्स में प्रेशर था, भारतीय बाजार उस तर्ज पे कमजोर खुले तो सही, लेकिन फाइनली दिन के हाईस पे जाके क्लोज हुए। आज हालांकि एक्सपायरी का दिन है, तो आज तो एनीबडीज गेस के लेवल्स के आसपास क्लोज देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट का वेट कर रहा हूं। हमारे साथ उनकी बातचीत की शुरुआत होने वाली है। आज का स्टॉक ऑफ द डे तो वही है, रिजल्ट्स घोषित करें, स्टॉक प्रेशर में क्या वजह थी कमजोरी की और कैसा आउटलुक है, इस पे बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले किरण जी, आपने निफ्टी पे कॉल दिया, खरीदारी करने की सलाह, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स भी दे दें सर।
एचडीएल में बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है चार्ट्स के हिसाब से। तो एचडीएल मेरा पहला पसंदीदा स्टॉक रहेगा जिसपे बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 85 का और टारगेट्स के लिए करीबन 90 पहला टारगेट होगा, 94 नेक्स्ट टारगेट होगा। दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट, जहां पे पहले एक अच्छी मूव दिखाई दे रही थी। अभी हालांकि जैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया है तो उसके साथ एशियन पेंट भी थोड़ा सा बिकॉली की चपेट में आ गया है, पर फिर भी मोमेंटम अच्छा है। मेरा मानना है कि इधर से ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है जो कि 880 पे लगाना चाहिए। टारगेट के तौर से 905 आज के लिए और अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए 920। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह एचडीआईएल और साथ साथ एशियन पेंट्स, दोनों में आप खरीदारी करके चलें। किरण, मैं आपके पास वापस आऊंगा, जो तमाम क्वेरीज आएंगे उस पर स्टॉक्स फटाफट करेंगे, तमाम क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजों की। वक्त है कंपनी के बोर्डरूम का। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ साहब अनिल चनाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर सर आपका। क्विकली आपको एक बार रन थ्रू कर दूं रिजल्ट जो आया, उसके बाद बातचीत शुरू करूंगा। डॉलर आई में एक्सपेक्टेड था, बाजार मोटा मोटी एक्सपेक्ट करता था 2.5% का उछाल, 1.25%, 1.35% का उछाल आया है। मार्जिन इन लाइन है, 70 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की बढ़त आई है तिमाही दर तिमाही, और मुनाफा 1/4% बढ़ा है। पर चन्ना साहब, बाजार फोकस करता है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पे, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ पे, और वो इस क्वार्टर फिर से वीक है। इनफैक्ट हम बेट कर रहे थे एचसीएल टेक्नोलॉजीज इस मार्च क्वार्टर में बाकी अपने सभी लार्ज कैप पीयर्स में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करेगा कांस्टेंट करेंसी में, और सरप्राइजिंगली आप उस पैकिंग ऑर्डर में सबसे नीचे आ गए सर। कोई दिक्कत की बात इसमें? फिर से कोई हेडविंड्स है? फिर से ग्रोथ क्यों नहीं लौट रही? तो बिजनेस के अंदर कोई भी किसी तरह की हेडविंड नहीं है, बल्कि हमारी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग हो चुकी है इस समय पे। जो हम डील हमने वॉल्वो के साथ विन की थी वो अभी अप्रैल से उसका एग्जीक्यूशन भी चालू हो गया है। तो हमने जो बोला था कि जनवरी जून पीरियड के अंदर ग्रोथ अच्छी रहेगी, हम अभी भी वही मेंटेन कर रहे हैं कि जून पीरियड में ग्रोथ अच्छी रहेगी। आप देखिए जो हमने बिजनेस किया है, जो हमारी ग्रोथ आई है वो यूएस ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा आई है, 14.4% आई है। आप यूरोप में देखिए 10% की ग्रोथ आई है पूरे साल में, और आप एशिया जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है एक्सक्लूडिंग इंडिया उसके अंदर 12% से ऊपर की ग्रोथ आई है। तो हम बेसिकली हेडलाइन नंबर को ही नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि ग्रोथ किस ज्योग्राफी से आ रही है, और उस ज्योग्राफी को ध्यान रखते हुए कहां पे ग्रो करना चाहिए बिजनेस, डिजिटल कहां ग्रो हो रहा है, आईओटी वर्क्स कहां बिक रहा है। सो हम उन मार्केट्स में जा रहे हैं जहां पे इन नई ऑफरिंग्स की डिमांड है, और हमारी ऑफरिंग सक्सेसफुली सेल हो रही हैं। अच्छा चंद साहब, आप कह रहे हैं जून पीरियड में ग्रोथ अच्छी रहेगी, यानी कि आप कह रहे हैं जो आने वाला क्वार्टर होगा वो वापस बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। अच्छा ये सच है, डील्स आप बहुत तगड़ी बैक कर रहे हैं। अब तो मुझे पता नहीं कितने क्वार्टर हो गए ये बात करते हुए कि $1 बिलियन उससे ज्यादा की डील्स, इस बार आपने $2 बिलियन की टीसीवीज बुक कर डाली है सर। तो पर ये जो ट्रांसलेशन है उसको लेकर हर क्वार्टर में सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि सब यही सवाल जानना चाहते हैं, इतने तगड़ी ऑर्डर विन्स के बावजूद वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ अभी तक तो नदारत है सर। तो होता ये है, ये जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट एक टाइम एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद वो रेकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाती है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के अंदर जो रेकरिंग रेवेन्यूज हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसी पर हमारा फोकस होता है। दूसरा जैसे इंजीनियरिंग डील्स हैं, हमने बहुत बड़ी 3 इंजीनियरिंग डील्स अनाउंस की हैं, पहले की थी। वो डील्स अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टेडी स्टेट में आ गई हैं, इंडिया में ऑफशोरिंग हो गई है, तो उनका रेवेन्यू एडजस्ट होता जाएगा। तो ये इम्पैक्ट आएगा। बट अदर देन दैट जो नए विन्स है, जो नया बिजनेस है, जो आप देखिए हमारा लास्ट 12 मंथ के रेवेन्यू से 96.5% हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा है। आप ये देखिए हमारे टॉप 100 मिलियन में एक कस्टमर इंक्रीज हुआ है, 30-40 मिलियन में 5 से 7 कस्टमर इंक्रीज हुए हैं, 5 to 10 मिलियन में हमारे 25 से 27 कस्टमर्स इंक्रीज हुए हैं। तो जो फाइनेंशियल दूसरे मैट्रिसेस हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी 28% पे हो गई है। आप देखिए हमारा कैश फ्लो कन्वर्जन बहुत ऊपर चला गया है इस पूरे साल में। तो ये चीजें हम ये सब ओवरऑल चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, इस मार्च क्वार्टर में जिस क्वार्टर को आप रिव्यू कर रहे हैं अनिल जी, मार्च क्वार्टर को
7 से 8 कहा जा रहा था आईएमएस डील्स में एक रैंप अप इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिलेगा, इसीलिए भी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। क्या ये रैंप अप नहीं हुए, इसीलिए ये दबाव था? ये डील थोड़ा टाइम ले रही है? रैंप अप हुए हैं, नहीं डील कोई टाइम नहीं ले रही है, सब रैंप अप हो रहे हैं। और जो वॉल्वो का जो ट्रांजिशन होना था, जो टेक ओवर होना था, वो भी टाइम पे हो गया है। आप देखिए इस क्वार्टर में जो उसका ग्रोथ है वो बहुत अच्छा ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का 3.9% है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। अब इंजीनियरिंग का ग्रोथ देखिए 1.9%, वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। सो आई मीन ओवरऑल बिजनेसेस आर डूइंग वेल। अच्छा, बाजार की जो चिंता में बार-बार शायद उसको रिएटरेट कर रहा हूं, तो पार्डन मी इफ आई एम रेपिटेटिव सर, पर पिछले 12 महीनों से जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एडिशंस हैं वो स्लो डाउन हुए। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर्स में 16% से घटकर 13.5%, फिर 9.25% और अब 8.1% पे आप पहुंच गए। आप कह रहे हैं इन तगड़ी डील जो आप विन कर रहे हैं उसका इंपैक्ट आएगा, पर कब तक आएगा? क्या ये अगले क्वार्टर से एक्सपेक्ट करूं? चालू हो जाएगा, अगले क्वार्टर से चालू होना चाहिए। देखिए बिजनेस तो हमने साइन किया हुआ है, बिजनेस डिलीवर करना है हमें। मैं एक नंबर का वो गाइडेंस हम देते नहीं है, बट हमारा बिजनेस हमने साइन किया हुआ है, हमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इस बात का कॉन्फिडेंस दे दें चानाना साहब की FY17 क्या बीते फाइनेंशियल ईयर से बेहतर होने वाला है रेवेन्यू ग्रोथ के परफॉर्मेंस में? देखिए हम कोई भी गाइडेंस नहीं देते हैं, पर हमारा जैसे आपको बताया कि हमारा ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसलिए उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, वैसे FY17 में ज्योमेट्रिक की डील आपने करी, वो वॉल्वो की डील जिसकी आपने बातचीत करी, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी आता हुआ नजर आएगा। तो मैं मोटा मोटी तो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद FY17 तो एटलीस्ट ग्रोथ के लिहाज से बेहतर होगा। पर मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट क्या वो चेन्नई फ्लड का इंपैक्ट जो बीते क्वार्टर में था इस बार नहीं है, लार्जली इसीलिए इंप्रूवमेंट आया है? कई चीजों से परफॉर्मेंस भी इंप्रूवमेंट हुआ है। आप देखिए मार्जिन भी इंप्रूवमेंट हुआ है, एबिट मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। आप देखिए जो यूटिलाइजेशन इंप्रूव हुआ है। आप देखिए ग्रॉस मार्जिन, ये पूरे सभी लेवल्स के ऊपर इंप्रूवमेंट आ रही है, ग्रॉस मार्जिन एबिट लेवल पे। सो ऑल राउंड इंप्रूवमेंट है। अच्छा, एक आखिरी सवाल चांदना साहब, फंड रेजिंग को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, कहा जा रहा है आप शायद यूएस में शेयर्स बेचने की योजना बना रहे हैं। ऐसा कोई प्लान फंड रेजिंग, अगर हाँ तो किस टाइमलाइन पे आप वर्क कर रहे हैं और कितना फंड रेजिंग करने की योजना है? देखिए सर, कंपनी ने कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो मैं कोई इन अफवाहों के ऊपर मैं वो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बट कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। चलिए चांदना साहब, बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह सीधी सी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। ये जो तगड़ी डील्स लगातार बैग हो रही है, पिछले कई क्वार्टर से $1 बिलियन का टीसीवी यानी कि डील्स बुक कर रही है कंपनी, इस क्वार्टर में $2 बिलियन के आसपास ही कर डाली है। इवेंचुअली इसका फायदा मिलना है, पर वो लंबे समय से बाजार इंतजार कर रहा है कब वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यानी कि नई डील से कब वो रेवेन्यूज में मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। अब तक तो नदारत है, मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं देता, ये बात सच है, पर होपफुल है बाजार की शायद आने वाले वित्त वर्ष FY17 में इसका कुछ इंपैक्ट बेहतर देखने को मिले। लेकिन स्टॉक रिजल्ट्स के डिसअपॉइंटमेंट के चलते 3.5% दिन के लोस पे इस समय कामकाज करता हुआ। और ध्यान रखें, अपने वैसे भी एक नॉन परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, रिजल्ट्स के डिसअपॉइंटमेंट के चलते अपने साल के हाई से तो कहीं नीचे ये काउंटर अपनी ईयर लोज के आसपास कामकाज करता हुआ। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ किरण जाधव बने हुए हैं। किरण से इतनी देर से बातचीत नहीं हो पाई, किरण सॉरी, लेकिन ब्रेक के बाद लौटूंगा और स्टॉक्स फटाफट की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक्सपायरी के दिन दबाव गिराता हुआ आधे % की अब कमजोरी के साथ सेंसेक्स निफ्टी कामकाज करते हुए 7950 के हम नीचे स्लिप हो चुके हैं 7937 के लेवल से। अचानक प्रेशर गहराता हुआ। लेकिन चलिए अब शुरू करेंगे स्टॉक्स फटाफट। सबसे पहला सवाल अलवर राजस्थान से हेमंत जी का। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 500 शेयर 90 की बाइंग। किरण क्या करें? जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो रैली चल रही है उसमें से एग्जिट करने की सलाह होगी। बेस्ट केस सिनेरियो ये 85-86 तक जा सकता है। फिलहाल 68 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। भरतपुर राजस्थान से सागर का सवाल। GSPL 700 शेयर 92 की बाइंग। इसमें होल्ड करने की सलाह होगी। मीडियम टर्म चार्ट्स अच्छे दिखाई दे रहे। ऑन द हायर साइड 150-155 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर वापस एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। मुंबई से विमल जी का सवाल। LIC हाउसिंग फाइनेंस 80 शेयर 460 की बाइंग।
बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा टाइम से कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है, करीबन जनवरी 2015 से। तो नेक्स्ट लेवल जो जिसके ऊपर नजर रहनी चाहिए वो है 510 की। 510 के ऊपर वापस एक बार एडिशन करने की सलाह होगी। कडप्पा अरुणाचल प्रदेश से मधुसूदन जी का सवाल है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 100 शेयर 46 की बाइक। होल्ड करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लेवल है करीबन 56 की, अभी 59 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो 56 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करे। आगरा से नितिन का सवाल, नेस्ले 10 शेयर 5,980 की बाइंग है इनके पास। अभी के लिए होल्ड करना चाहिए, पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि 5750 का है। इसके नीचे अगर चला जाता है तो इस स्टॉक से बाहर निकले। फरीदाबाद से अजय का सवाल, एएनजी इंडस्ट्री 2800 शेयर 27 रुपए 11 पैसे की खरीद। एएनजी इंडस्ट्रीज बिकवाली की सलाह होगी, बहुत ही खराब ट्रेंड है, इमीडिएट बाहर निकल जाए। ओके, इस समय कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं एक काम करता हूं, कोशिश करूंगा स्टॉक फटाफट इस ब्रेक के बाद कंटिन्यू करने की। किरण मेरे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और भारतीय बाजार आधे % की कमजोरी। एक काम करिए, डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे अब 100 अंक के दबाव के साथ कामकाज करते हुए। एशियन मार्केट में कमजोरी घराती हुई निकेई अब 3.5% नीचे 600 अंक गवा चुका है। 1.5% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था बैंक ऑफ जापान के मीट आउटकम से पहले, तो वहां से तो अब तगड़ा स्विंग आ चुका है 5% का निकेई में। तमाम एशियन मार्केट्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। ताइवान, शंघाई 1% का दबाव दिखाते हुए, तो ग्लोबली अक्रॉस ग्लोब प्रेशर और उसका खामियाजा भारतीय बाजार भुगतते हुए दिन के फ्रेश लोस पे कामकाज। सेंसेक्स निफ्टी आधा % नीचे 7938 के लेवल्स पर निफ्टी समय कामकाज कर रहा है। बैंक्स ने अपने सारे गेन्स वाइप आउट कर दिए हैं, एकदम सपाट इस समय बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है और तमाम हैवी वेट्स एक्सपायरी के दिन प्रेशर में। आईटीसी, मैं वेटेज के लिहाज से बात कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं स्टॉक्स, आईटीसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब दिग्गज लाल निशान में कामकाज करते हुए। किरण मेरे साथ बने हुए। किरण, ये जो दबाव अचानक आना शुरू हुआ है, क्या लग रहा है सर, कुछ अहम लेवल तो नहीं टूट गए? 7960 एक अहम लेवल थी एक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट्स के हिसाब से, तो उन लेवल्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब तक इसके नीचे तब लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने चाहिए, पर अगर वापस 7960 के ऊपर जाता है तो वापस एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। नीचे में बेयर ट्रैप होता नजर आएगा अगर 7960 के ऊपर निफ्टी वापस चलना चालू कर दे तो लाइक्लीहुड है कि दिन के दौरान एक स्विंग देखने को मिल सकता है और हर निशान पे वापस आते हुए नजर आए भारतीय बाजार। ओके, जो स्टॉक्स अभी भी खड़े हैं, रेजिलिएंट हैं, वो एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, अच्छे रिजल्ट्स, बायबैक के दम पर। हालांकि इसने भी अपने गेन्स काफी हद तक वाइप आउट ही कर दिए हैं। शुरुआत में तो बहुत अच्छी मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था, लेकिन आज एक स्टॉक जो कल भी मजबूती के साथ था वो है येस बैंक। आज भी 3% का उछाल है। कल अच्छे रिजल्ट्स के बाद मजबूती थी और मजबूती कंटिन्यू होती हुई। भारतीय और आइडिया में 1% का उछाल है। किरण, ये जो टेलीकॉम स्टॉक्स है, भारतीय और आइडिया, क्या लग रहा है इनकी चार्ट्स को देखकर? बुरा वक्त क्या खत्म हो गया है? हम लोग रिलायंस जियो के लॉन्च को लेकर बहुत डरे हुए थे, अब रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंपनियों की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, क्या चार्ट्स में भी कुछ तस्वीर बदल रही है? आशीष जी, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस इस स्टॉक में थे, सबके व्यू नेगेटिव था, जैसे आपने कहा रिलायंस जियो के आते, तो ये जो रैली देखी गई है कपल्ड विद शॉर्ट कवरिंग है, तो अभी के लिए थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कि करीबन पिछला टॉप था, स्विंग टॉप था, जो कि अक्टूबर 2015 का जो करीबन 380 के करीब था। तो वो 380 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहते हैं तो वापस एक बार आपको अच्छा उछाल देखने को मिल जाएगा। और बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग करीबन ये स्टॉक को 400-410 तक भी ले जा सकती है। आइडिया की बात करें तो आइडिया में भी ऐसे ही कुछ रुझान है, जहां पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। बेस्ट केस सिनेरियो ये स्टॉक करीबन 132 लेवल्स तक जा सकता है, उसके ऊपर जाने की उम्मीद बहुत कम है। ओके, तो टेलीकॉम स्टॉक्स में भारतीय अच्छे खासी मूव्स दे सकता है 400-410 तक के लेवल्स तक।
वायदा में जुबिलेंट फूडवर्क्स अब 5.5%, HCL टेक 4.25%, भेल 3.25%, ये सब कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन चलिए किरण, आपका बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए, और आप सबको वैसे सॉरी, तकनीकी दिक्कतों के चलते आप लोगों के कई सारे सवाल नहीं ले पाए, लेकिन आगे प्रोग्राम्स के दौरान कोशिश करेंगे वो सारी क्वेरीज जो हमारे पास आई, सारे जो सवाल हमारे पास आए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करी जाए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स एक्शन पे फोकस होगा। हमारा खास शो कमोडिटी राउंड अप लेकर आएंगे हेमंत खाई।